दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूँ एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक चल रहा था फैक्टर। नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक चल रहा था फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है ना। नंबर सिस्टम की जो मेरी सेकंड क्लास थी, नंबर सिस्टम की जो मेरी सेकंड क्लास थी, सेकंड क्लास में मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल मल्टीपल के बारे में मैंने आपको परिचय दिया था, इनका इंट्रोडक्शन बताया था। और उसके बाद से अब तक मेरा फैक्टर चल ही रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ये मेरी आज फिफ्थ क्लास है, मतलब अब तक 4 क्लास कंप्लीट होने जा रही है और आपका फैक्टर अब तक चल रहा है। तो सोचो फैक्टर मैंने आपको कितना कुछ बताया है। ठीक है ना। फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम हो क्या, अर्थमेटिक को अर्थमेटिक क्या मतलब एडवांस में, तो बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैक्टर। अगर आपको फैक्टर नहीं आता तो समझ लो आपको कुछ नहीं आता है एडवांस मैथ में। ठीक है ना। तो फैक्टर आज का कोशिश ये रहेगी कि आज की क्लास में हमारा फैक्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप देखना, आज की क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराएंगे फैक्टर के। इससे पहले फैक्टर आपका आधे से ज़्यादा मैंने खत्म कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत फैक्टर बच्चा जो आज की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फैक्टर शुरू करते हैं। तो देखिए फैक्टर में आज का जो हमारा टॉपिक आता है, नया टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल। तो पहले तो देखिए गुणनखंडों का गुणनफल होता क्या है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ फैक्टर। फैक्टर के बारे में आप जानते हैं फैक्टर क्या होता है, सब लोग जानते हैं फैक्टर के बारे में, मैंने आपको बता रखा है। और कोई इधर उधर से कहीं से भी पढ़ा हो, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, तो सबने आपको फैक्टर के बारे में सबने आपको बताया है। ठीक है ना। फैक्टर क्या होता है, तो देखिए अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालते हो तो देखो जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 48। ठीक है ना। अब 48 के फैक्टर क्या होंगे भाई, आपको पता है। एक तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, छः होगा, आठ होगा। और आठ के बाद क्या होगा भाई, 12 भी होगा, 16 भी होगा, 24 भी होगा और 48 भी होगा। ठीक है ना। ये आपके 48 के फैक्टर हैं। ये वो फैक्टर हैं जिनका पूरा पूरा भाग 48 में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो ये तो आपके फैक्टर हो गए 48, और एक से लेकर 48 तक जो जो आपके हो सकते हैं। तो मुझे बताइए टोटल कितने फैक्टर आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो टोटल फैक्टर आपके आ रहे हैं यहाँ पे 10। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 48 के जो फैक्टर है, कितने फैक्टर हैं आपके, 10 फैक्टर हैं। और ये 10 फैक्टर भी किस में भाई, आपके इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या है। इवन मतलब क्या होगा भाई आपके यहाँ पे, सम संख्या। ठीक है ना। अब मुझे इसका निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने से पहले आप यहाँ पे एक चीज समझना। देखो यहाँ पे ये एक लेता हूँ मैं, यहाँ पे 48 लेता हूँ। तो मुझे बताइए एक गुना 48 कितना आ रहा है भाई, आपके यहाँ पे 48 आ रहा है। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 गुना 24। तो 2 गुना 24 कितना आ रहा है भाई, आपके यहाँ पे 48 आ रहा है। फिर देखता हूँ मैं यहाँ पे 3 गुना 16 कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 48 आ रहा है। और ये देखता हूँ मैं 4 गुना 12 कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 48 आ रहा है। फिर मैं देखता हूँ 6 गुना 8 कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 48 आ रहा है। तो मुझे बताइए कि टोटल आपके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मैंने देखा पहले का लास्ट से, सेकंड फर्स्ट का सेकंड लास्ट से, थर्ड फर्स्ट का थर्ड लास्ट से, फोर्थ फर्स्ट का फोर्थ लास्ट से, और फिफ्थ फर्स्ट का फिफ्थ लास्ट से। तो मैंने देखा सबका प्रोडक्ट, सबका गुणनफल कितना आ रहा है आपका, 48 48 48 48 48 आ रहा है। तो इस तरह से मेरे कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, 5 पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे भाई, 5 पेयर बन रहे हैं। और हर पेयर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपका, 48 आ रहा है, 48। तो अगर मैं इन सब का गुणा करूंगा, इन सब का गुणा करूंगा, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल करूंगा, तो मुझे पता है कि मेरा कितना आएगा, 48 की पावर 5। तो प्रोडक्ट और गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना आ रहा है भाई, मेरे यहाँ पे 48 की पावर 5 आ रहा है। ठीक है ना। अब जो 48 की पावर जो 5 है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे मैं 48 की पावर 5 है। 5 को मुझे पता, 5 को क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं यहाँ पे 10/2 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 10/2। और ये 48, 10 को क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे 10 मेरा क्या, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है मेरे 10 यहाँ पे। बटे क्या आ गया भाई मेरे यहाँ पे, 2 आ गया। तो किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पर 48 है, तो 48 के जितने भी फैक्टर हैं उन सबका जो गुणनफल है, उन सबका जो गुणनफल है क्या आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2। मतलब जितने भी फैक्टर 10 है तो 10 में 2 का भाग दे दीजिए 5, तो 48 की पावर 5 ये आ जाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ
कि किसी भी संख्या के फैक्टर, किसी भी संख्या या नंबर के फैक्टर का गुणनफल क्या होता है, वो जो संख्या जो n है वो, और उसके ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2। तो ये होता है आपको किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर, और सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, मतलब सूत्र कह सकते हो, इसको आप फॉर्मूला कह सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो मैं एक और ले लेता हूँ एग्जांपल। मैं ले लेता हूँ, मान लो कि 100 ले लेता हूँ। 100 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि 100 क्या है भाई आपके यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो इसमें आपको थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, हालांकि आएगा तो वही, लेकिन इसमें आपको एक नई बात सिखाऊंगा मैं आपको। देखो यहाँ पे 100 के अगर मैं फैक्टर देखूँ तो देखो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 50 आएगा, और फिर क्या आएगा भाई आपके यहाँ पे 100 आएगा। तो मैंने देखा कितने फैक्टर आए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल फैक्टर कितने आए भाई मेरे यहाँ पे, टोटल फैक्टर जो 100 के आए वो कितने आए भाई यहाँ पे, 9 फैक्टर आए। 9 फैक्टर है, और 9 फैक्टर क्या है भाई आपके ये ओड नंबर में है। 9 फैक्टर क्या भाई आपके यहाँ पर ओड नंबर बोले तो क्या इनको विषम संख्या, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे जो 10 है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे मैं, √100 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो इसका मैं बाद में बताता हूँ, इसका मैं पहले तो यहाँ पे आप जो बेसिक है वो देख लो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 और ये 100 कितना बन रहा है भाई यहाँ पे 100 बन रहा है। इनका जो प्रोडक्ट गुणनफल कितना आ रहा है 100 आ रहा है। 2 और 50 कितना आ रहा है भाई आपका 100 आ रहा है। 4 और 25 कितना आ रहा है भाई आपका यहाँ पे 100 आ रहा है। और 5 और 20 कितना आ रहा है भाई यहाँ पे आपके 100 आ रहा है। बाकी बच्चा कितना यहाँ पे √100 या 10। चलो इसके बाद में देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट कितना आएगा, इन सबका प्रोडक्ट यहाँ पे आपको 4 पेयर बन रहे हैं। तो 4 पेयर, और सॉरी 2 पेयर बन रहे हैं आपके। तो इनका जो प्रोडक्ट ऑफ गुणनफल कितना आएगा भाई आपका, अगर आप इनको निकालने बैठो कितना आएगा 100 की पावर 4। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ गुणनफल अगर मैं यहाँ पे निकालने बैठूँ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे 100 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो देखो 100 की पावर 4 मतलब 100 आपका 4 वर्गुणा में है। तो ये और ये पेयर, ये तो चार हो गए इनका। अब बाकी बच्चा क्या आपका यहाँ पर √10 बच्चा। 10 को क्या लिख सकता हूँ भाई √100, और √100 क्या लिख सकता हूँ 100 की पावर 1/2, ये लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा आपको पता है, जब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो 4 और 1/2 जुड़ेगा तो कितना आएगा आपका 4.5 मतलब 9/2। तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे मैं 100 की पावर 9 है। मुझे पता टोटल कितने फैक्टर 9 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2 तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2। तो किसी भी संख्या के जो फैक्टर है उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, ये आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो था आपका 100 का। आप चाहे से निकालना चाहो तो आप यहाँ पर और किसी भी संख्या के ले लेते हैं हम। देखो इसका क्वेश्चन आपका इस तरह का आता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन आपको ये है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो आपको निकालना सिखाऊं, कुछ नहीं है, 5 सेकंड का तो नहीं है, मतलब 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये। 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे हम इसको। अब ये तो था मैंने 100 का ले लिया। चलो एक छोटे से और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 49 का ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं किसका 49 का। तो देखो यहाँ पे 49 का लेते हैं हम। तो 49 के फैक्टर कितने भाई, 1 होगा, 7 होगा और 49 होगा। तो मैंने देखा कि 49 के फैक्टर कितना आ रहे हैं भाई, 3 फैक्टर आ रहे हैं 49 के। 3 फैक्टर है और तीनों और टोटल ऑड नंबर में है। किस में, ये भाई आपके ऑड नंबर में है। तो देखो यहाँ पे तो 1 और 49 कितना आ रहा भाई आपको पता 49 ही आता है। तो 49 का अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना चाहूँ, मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर
तो देखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, एक पेयर बन रहा है 1 और 49, कितना आ गया भाई 49 की पावर 1। अब जो 7 है ना, ये 7, इस 7 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे, इस 7 को लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे रूट 49। रूट 49 को क्या लिख सकता हूँ, 49 की पावर 1/2। तो 49 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको 1/2। तो आधार आपका सेम है, और 1/2 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 49 की पावर 3/2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, देखो किसी भी संख्या के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, किसी भी संख्या के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब जैसे 49 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितने फैक्टर है, इसके टोटल 3 फैक्टर होते हैं, तो 3/2 मतलब नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2। तो आपने देखा बिल्कुल सेम आ रहा है। संख्या के आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कि आपकी कोई सी भी संख्या हो, उनके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, उस संख्या के जितने भी फैक्टर उसमें 2 का भाग देकर पावर में लगा दूं। ठीक है ना, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब देखो यहाँ पे, अभी इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे संख्या 46,800 के सभी गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा, 46,800। तो 46,800 का अगर आप निकालना चाहो, तो पहले तो मैं देखूंगा यहाँ पे 46,800 के सभी गुणनखंड। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा ना भाई। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, ये नंबर ऑफ फैक्टर। फिर जैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा, इसमें मैं करूंगा 2 का भाग, इसमें करूंगा 2 का भाग। और आधार क्या होगा भाई मेरे यहाँ पे, 46,800। ये आपका आंसर है। तो ये आंसर तो मुझे ही पता है, लेकिन सबसे पहले मैं नंबर ऑफ फैक्टर तो निकालूं। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालता हूं मैं 46,800 का। तो देखो 46,800 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका यह है कि 46,000 जो 800 है ना, इसको आप तोड़ो 468 गुना में 100 में, मतलब मैं यही लिख देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे इसको तोड़ता हूँ, 46,800 को मैं तोड़ता हूँ 468 गुना में 100। अब मुझे पता है कि जो 100 है ना, ये 100 क्या होता है, 25 गुना 4 होता है, मतलब 5 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 2। तो ये तो मेरा हो गया। अब बात आती 468। 468 को क्या लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे मैं, 13 का भाग देता हूँ। 13 × 3 = 39 और 13 × 6 = 78, मतलब कितना आ गया 36 आ गया। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 13 गुना में 36 को क्या लिख सकता हूँ, 9×4 = 36, मतलब 3 की पावर 9 और 2, 9 आ गया, और 2 की पावर 2 मतलब 4 आ गया। तो मेरा इसका जो टोटल फैक्टर कितना आ जाएंगे भाई, आपके टोटल फैक्टर आएंगे 13 गुना में 3 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 2 गुना में ये 5 और ये 2। मतलब आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहले पहले पूरे जितने भी आधार हैं उन सबको आपको प्राइम नंबर में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रहा है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रहा है। तो इसको मैं एक बनाऊंगा, मैं इसको एक बनाऊंगा ना मैं इसको। तो क्या करूंगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इनको हटा के मैं क्या कर दूंगा, पे 2 की पावर 4 ही कर दूंगा डायरेक्ट ही। डायरेक्ट क्या लिख दूंगा पे मैं, 2 की पावर 4। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर तो आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो मैं निकालूंगा पे टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए देखो यहाँ पे, टोटल फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, टोटल फैक्टर या नंबर ऑफ फैक्टर या इसको लिख लो आप नंबर ऑफ फैक्टर, दोनों एक ही हैं। अब देखो यहाँ पे 13 की पावर 1 है, इसमें एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, सॉरी आपको 2 आ जाएगा। फिर 2 है, 2 में एक जोड़ो कितना आएगा भाई आपको यहाँ पे 3 आएगा। फिर 4 में एक जोड़ो कितना आएगा भाई आपके यहाँ 5 आएगा। फिर 2 में एक जोड़ो कितना आएगा भाई आपका 3 आएगा। तो आपने देखा 2 × 3 = 6, 5 × 30 और 3 = 90, ये आपका आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गए भाई आपके यहाँ पे 90 आ गए। तब आपको कुछ नहीं करना, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 90 है ना, तो 46,800 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, जो आपके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आपके 90 हैं, और 90 में किसका भाग दोगे आप, 2 का भाग दे दो। तो कितना आ जाएगा आपका 46,800 की पावर 45। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गई, ये आपका राइट आंसर है। तो 46,800 की पावर 45 ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यदि एक और रूट एन के बीच एन के 14 गुणनखंड है, तो एन के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका रूट एन आ रहा है, मतलब जब भी आपके किसी भी संख्या के फैक्टर में आकर आपका रूट एन आ रहा है, किसी भी संख्या एन के फैक्टर में अगर रूट एन आ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि जो संख्या एन है ना, वो क्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या भाई आपकी वो परफेक्ट
स्क्वायर नंबर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। ये बिल्कुल डेफिनेट, बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको याद रख लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं और मैं इसके ऊपर आपको कई क्वेश्चन करा के बताऊंगा, ठीक है ना। तो रूट एन मतलब एन क्या होता है, आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे वापस ही करा देता हूँ आपको, वापस लिखवा देता हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे कोई मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर मैं इसी एग्जांपल से आपको क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। तो देखो कोई भी एग्जांपल ले लिया, जिसमें 100 ले लिया। अब 100 के फैक्टर क्या क्या होंगे भाई, आपको पता है, एक होगा, दो होगा, चार होगा, पाँच होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा, और क्या होगा भाई आपके 100 होगा। तो अब देखो यहाँ पे जो 10 है ना, ये 10 जो ये 10 है, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं इस 10 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 10 को लिख सकता हूँ मैं क्या, इस 10 को लिख सकता हूँ मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे इस 10 को मैं √100। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, तो √100 में लिख सकता हूँ मैं इस 10 को। तो देखो जो 1 और √100, इनके बीच में टोटल कितने फैक्टर है भाई, 3 फैक्टर है, ठीक है ना। अब √100 और ये n, इनके बीच में कितने फैक्टर है भाई, टोटल 3 फैक्टर है। ये चीज आगे समझ, ये तो था कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे कोई भी संख्या n है, तो n के फैक्टर एक तो n होगा, फिर इसके बाद क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, सॉरी n का फैक्टर एक तो 1 होगा, उसके बाद √n दे रखा है, ये √n हो गया, और उसके बाद जो लास्ट का फैक्टर क्या आएगा आपका, वही वही संख्या आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, ये 1 और √n के बीच में कितने फैक्टर है भाई, 1 और √n के बीच में कितने फैक्टर है भाई, यहाँ पे 14 फैक्टर है, ठीक है ना। अगर 1 और √10 के बीच में 14 फैक्टर, तो आपको पता है 1 और √100 के बीच में 3 है, तो यहाँ भी कितने आएंगे आपके, 3 आएंगे इसके और लास्ट के बीच में। तो यहाँ भी कितना आएंगे भाई आपके 14 है, तो यहाँ भी कितना आएंगे आपके 14 आएंगे, ठीक है ना। तो अब आप देख लो कुल गुणनखंड कितने हो गए। तो देखो 1 और 14 16 और 15, 15 और 1 16, 16 और 14 20, और 1 और सॉरी 30 और 1 31। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 31। कोई प्रॉब्लम, उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि उन गुणनखंड का गुणनफल जो शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है, तो पता लगाए कि n के कितने गुणनखंड है। तो पता लगाए कि n के कितने गुणनखंड है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे यहाँ पे 100 का ही ले लेते हैं, 100 का एग्जाम्पल ले लिया। तो 100 के फैक्टर कितने आएंगे भाई, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 50 आएगा, और 100 आएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि जैसे अगर मैं इस सवाल को यहाँ पर सोल्व करता हूँ, इस सवाल को जैसे मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ मैं, तो सवाल ये कह रहा है कि यदि कोई माना कि ये कोई n संख्या है, n का फैक्टर देखो एक तो एक होगा ही होगा, एक इसका फैक्टर है 19वें नंबर पर, और एक इसका फैक्टर है 35वें नंबर पर, ठीक है ना। और इसके आगे भी और भी फैक्टर है, आगे इसका लास्ट का फैक्टर आपका एन ही आएगा। तो ये सवाल ये कह रहा है कि जो 19वें और जो 35वें नंबर पे जो फैक्टर है ना, 19वें और जो 35वें नंबर पे जो फैक्टर है ना, इनका प्रोडक्ट मतलब इनका गुणनफल किसके बराबर है भाई, आपका एन के बराबर है, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि टोटल फैक्टर आपके कितने हैं, एन के कितने गुणनखंड, ये कह रहा है। तो देखो मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कि यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कोई सा फैक्ट, जैसे 4 ले लिया, 4 मुझे पता कौन से नंबर पर भाई, 4 मेरे यहाँ पे 3rd नंबर पर है, और 25 चौक 100 मुझे ये लेना पड़ेगा। तो ये कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने नंबर पर भाई आपका 7th नंबर पर है। तो मैंने देखा 3rd नंबर पर जो फैक्टर है और 7th नंबर पर जो फैक्टर है, इनका गुणनफल किसके बराबर आ रहा है, 100 के बराबर, मतलब वही n के बराबर आ रहा है। मतलब 3rd नंबर पर आपका 4 है और 7th नंबर पर आपका 25 है, कितना गुणनफल कितना आ रहा है आपका 100 ही आ रहा है। उम्मीद है। तो मैंने देखा कि ये एग्जाम्पल और ये सवाल दोनों बिल्कुल एक्यूरेट हो गए। तो मैं अभी से एग्जाम्पल सवाल को सोल्व करके बताता हूँ। तो देखो जो मैंने क्रमांक लिया है ना, इससे पहले कितने प्रोडक्ट है भाई मेरे यहाँ पे, एक है। फैक्टर कितना भाई मेरे यहाँ पे, सॉरी फैक्टर कितना मेरे यहाँ पे, एक है, ठीक है ना। और ये कितना, एक, टोटल कितने फैक्टर हो गए भाई मेरे यहाँ पे, 2 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर भाई मेरे यहाँ पे, 2।
और जस्ट इसके बाद भी कितने फैक्टर हो गए भाई मेरे यहाँ पे, दो फैक्टर हो गए। तो आपने देखा कि जो मैं यहाँ पे क्रमांक ले रहा हूँ उससे पहले इधर की तरफ जितने फैक्टर और इधर की तरफ जितने फैक्टर, दोनों फैक्टर क्या आपके सेम है, दोनों फैक्टर क्या भाई आपके सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 19वें है ना, इससे पहले 1900 से पहले सीधी सी बात है कितने फैक्टर आएंगे भाई आपके यहाँ पर 18 फैक्टर आएंगे, ये तो एक बच्चा ही बता देगा। तो इसके बाद भी कितने फैक्टर होंगे भाई आपके 18 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे भाई आपके 18 होंगे, क्योंकि इससे पहले दो हैं तो इसके बाद भी दो हैं। तो इसी तरह से इससे पहले 18 है तो इससे बाद भी कितने होंगे आपका 18 होंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में गया। अब आपको निकालना है टोटल एन के कितने गुणनखंड है, मतलब टोटल फैक्टर निकालना है आपके। तो देखो टोटल फैक्टर तो मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक तो टोटल कितने फैक्टर है भाई मेरे यहाँ पे 35 है। और इसके बाद कितने फैक्टर है टोटल भाई मेरे यहाँ पे 18 है। तो 35 और 18 कितने हो गए भाई मेरे यहाँ पे 53 फैक्टर। तो आंसर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे 53। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड मतलब लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखो एन का, तो एन बराबर कितना दे रखा है भाई 3 की पावर 14 दे रखा है और 3 की पावर 13 दे रखा है और ये कितना दे रखा है भाई आपका यहाँ पे 12 दे रखा है। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसमें से पहले 3 की पावर 13 बाहर निकालो। तो 3 की पावर 13 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 और 1 1। और ये 12 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं 12 को लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं क्या लिख वो, चलो 3 गुणा 4 लिख लो या फिर 12 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं 12 लिख लो। अब देखो यहाँ पे ये कितना आ गया भाई मेरे 3 और 1, ये कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 3 और 1 ये आ गया मेरे यहाँ पे 4। 3 और 1 कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे ये 4 आ गया। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ ये, ठीक है ना। तो 4 माइनस का ये 12 है, इसको हटा देता हूँ मैं, ये थोड़ा आगे लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 गुणा 4 12 और ये 12। तो मैं एक काम करता हूँ 12 कॉमन ले लेता हूँ, 12 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। एक 3 बाहर आ गया तो कितना बच जाएगा 3 की पावर 12 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, ये बच जाएगा मेरे यहाँ पे। अब तक मैंने यहाँ पे इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब मुझे ये बताइए कि भाई ए का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है भाई आपका ए माइनस का बी होता है और ए प्लस का बी होता है, ठीक है ना। तो ये होता है अगर मैं यहाँ पे जैसे स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं स्क्वायर की जगह 12 लिख देता हूँ, यहाँ 12 लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आपका 6 आ जाएगा। तो जैसे ये मैं यहाँ 12 लिख देता हूँ। तो अब देखो आगे इसको मैं आगे सोल्व करूँ मैं, तो 12 गुना में 3 की पावर 6 माइनस का 1 और 3 की पावर 6 प्लस का 1, वही इसी की तरह हो जाएगा ना ये। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 6 ये कितना होता है भाई 729 होता है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। तो 12 गुना 729 माइनस का 1 कितना आ जाएगा भाई आपका 728 आ जाएगा और 729 प्लस 1 कितना आ जाएगा भाई आपको यहाँ पे 730 आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि बताइए कि लार्जेस्ट व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, मतलब ये क्या भाई आपके ये एन के क्या है ये क्या है भाई आपके ये एन के ये क्या है भाई आपके ये एन के फैक्टर है। ये एन के फैक्टर मतलब गुणनखंड है, ये एन के गुणनखंड है, मतलब ये एन के गुणनखंड है। तो अब कह रहा है कि इनमें से लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर अब देखो आप ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 73 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 73 आ रहा है, तो मतलब 73 ही क्या होगा भाई आपका आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 73 क्या होगा भाई आपका लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। आप चाहे आप चेक कर सकते हो 11 चेक कर सकते हो 79 13 चेक कर सकते हो। तो आपको 79 तो ये तो बैठेगा नहीं, 11 13 अगर बैठ भी जाए और 73 ही बैठ रहा है तो आपको लार्जेस्ट निकालना था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 225 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड है, कितनी संख्याओं के क्या है आपके विषम गुणनखंड है 225 से कम। तो 225 से कम मतलब सवाल क्या कह रहा है भाई ये 1 से 224 तक ये। अब विषम गुणनखंड कह रहा है मतलब ओड नंबर ऑफ फैक्टर कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ, मैं नोट लिखा देता हूँ। ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज odd number of factor,
मतलब प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या, मैं इसको हिंदी में और लिख देता हूँ, चलो। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या के विषम गुणनखंड होते हैं। मतलब जितने भी गुणनखंड होंगे उनकी संख्या किस में होगी, विषम में होगी। क्या होंगे आपको, विषम गुणनखंड होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे 48। मुझे बताइए क्या 48 आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या 48 आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है? तो इसके आपने देखो फैक्टर देखे कितने फैक्टर है भाई आपके यहाँ पे, 10 फैक्टर है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 100। 100 क्या बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके फैक्टर कितने आपके 9 आए, मतलब किस मारे हैं आपके, ओड मारे। आपने देखा 49, 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इनके फैक्टर कितना आ रहे हैं, एक साथ 9, 49, मतलब 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो ये 3 भी क्या भाई आपके यहाँ पे ओड में है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको आई समझ में। अब देखो यहाँ पे 1 से लेकर 224 तक, तो 1 से लेकर 224 तक कितनी संख्याएं हो सकती हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितनी संख्या हो सकती है 1 से लेकर 224 तक? तो देखो वैसे इसका आंसर तो मुझे पता है, इसका आंसर तो 14, आगे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ 1 से लेकर 224 तक। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 149, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। तो 225 तक तो मुझे जाना ही नहीं है। मुझे कहाँ जाना है, 1 से लेकर 224 तक जाना। तो 1 से लेकर 224 तक मतलब ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गए, जिनके गुणनखंड क्या होंगे आपके भाई, विषम गुणनखंड होंगे, विषम। तो देखो 1 है, 4 है, 9 है, 14 है, 25 है, 36, 49, 16, 81, 100, 121, 144, 169, 196, ये वो संख्या जिनके विषम गुणनखंड। इनके अलावा जितनी भी आपको 1 से लेकर 224 तक जितनी भी संख्या मिलेंगी ना, सबके क्या मिलेंगे भाई आपके, सम गुणनखंड मिलेंगे। लेकिन सिर्फ यही ऐसी इतनी संख्या है, कितनी संख्या, 1 से लेके 14 तक, मतलब कितनी संख्या भाई आपकी, 14 संख्या। 14 संख्या ऐसी हैं जिनके विषम गुणनखंड मिलेंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, डी ऑप्शन 14 नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड है? पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड है? तो सम निकालने के बजाय आप एक काम करो, आप पहले यहाँ पे विषम निकाल लो। विषम निकाल लो, फिर जितनी संख्या विषम के, जितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड आएंगे उसमें से 100 घटा दो, आपको सम का आंसर आ जाएगा। तो देखो आपको पता है कि विषम गुणनखंड, जो विषम गुणनखंड होते हैं ये किसके होते हैं, केवल और केवल पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इनके विषम गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना। अब देखो 100 प्राकृतिक संख्या में से कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड होंगे? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं विषम का निकालता हूँ। तो विषम मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ही होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1 से लेकर 100 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? 1 का स्क्वायर 1, ये एक होगा, ये होता है। 2 का स्क्वायर 4, ये भी क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर 9, ये भी क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 का स्क्वायर 16, ये भी क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 का स्क्वायर 25, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6 का स्क्वायर 36, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 7 का स्क्वायर 49, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 8 का स्क्वायर 64, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 का स्क्वायर 81, ये भी परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और 10 का स्क्वायर 100, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 11, ये तो मुझे यहाँ तक पहुँचना ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये 10 संख्या ऐसी हैं जिनके केवल और केवल क्या होंगे, इनके 10 संख्याएं या 10 फैक्टर ऐसी हैं जिनके विषम गुणनखंड होंगे। जिनके क्या होंगे भाई आपके, विषम गुणनखंड होंगे।
ये सिर्फ 10 संख्या ऐसे जिनके विषम गुणनखंड होंगे, इनके अलावा 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्या होंगी उनके क्या होंगे आपके 100, ओ सॉरी, सम गुणनखंड या इवन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो 100 में से आप 10 को घटा दीजिए, तो 90 संख्या ऐसी है, 1 से लेकर 100 तक में से 90 संख्या ऐसी है जिनके क्या होंगे आपके सम गुणनखंड इवन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल और केवल 3 गुणनखंड है। इसके बाद कोई क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दो अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल और केवल 3 गुणनखंड है। तो 3 से मेरा मतलब क्या आ रहा है, मुझे पता चल रहा है 3 मतलब क्या भाई आपके ओड नंबर है, ओड नंबर फैक्टर ही है, ठीक है ना। मतलब क्या आपका विषम में है, और विषम में तो मतलब क्या आएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, और दो अंकों की कहाँ से कहाँ तक बात कर रहा है, 10 से 99 तक की बात कर रहा है। तो 10 से 99 तक तो बहुत सारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाती हैं, बहुत सारा आ जाते हैं भाई। आपको पता है कि 10 से लेकर 99 तक भाई आपको पता 16 भी आ जाएगा, 25 भी आ जाएगा, और 36 भी आएगा, 49 भी आएगा, और भी आगे मतलब कहाँ तक आएगा आपका 81 तक आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएंगे। अब इनमें से कितनी संख्या ऐसी हैं जिनके केवल और केवल 3 गुणनखंड होंगे, तो मैं बताता हूँ आपको 25 होगा और 49 होगा। इसके अलावा इसके अलावा दो अंकों के ऐसी कोई सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं जिनके 3 गुणनखंड होंगे। कोई सी भी आप ले लो, सबके 3 से ज़्यादा ही मिलेंगे। तो देखो 25 का अगर आप निकालोगे तो 25 का कितना आएगा भाई आपका 1 आएगा, 5 आएगा और 25 आएगा। तो देखो टोटल कितने फैक्टर आ रहे हैं भाई आपके 3 फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है ना। आप 49 का लोगे तो 49 का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 7 आ रहा है और 49 आ रहा है। देखो कितने फैक्टर आ रहे हैं भाई आपके 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो टोटल कितने नंबर हो गए भाई आपके यहाँ पे, दो संख्याएं होगी। टोटल कितनी संख्या होगी भाई आपके यहाँ पे, दो संख्या ये होगी। आप इसके अलावा 36 ले लो, कैसे ले लो, सबके ज़्यादा ही आएंगे, 3 नहीं आएगा, 3 से ज़्यादा ही आएंगे। आप दो अंकों के परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16, 25, 36, 49, 64, 81 ये होंगे, 64 और 81 ये होंगे, ये दो अंकों के होंगे, ठीक है ना। और इनके अगर आप निकालोगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 25 और 49 के अलावा जिनके भी आप निकालोगे 3 से ज़्यादा ही आएंगे। सिर्फ 25 और 49 के एक्यूरेट बिल्कुल केवल 3 फैक्टर आएंगे। तो कितने संख्या होगी आपके यहाँ पे, 2 संख्या होगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी के साथ आपको फैक्टर खत्म हो गया। और फैक्टर का अगर कोई थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आपको बच्चा हो तो मैं अपने नोट्स में देख लूँगा, तो वो भी आपको आगे करा दूंगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।